वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो आ गए हैं हम लोग फिर से एक नया सेशन लेके फिजिक्स के ऊपर में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने में जो चैप्टर है उसका नाम है साउंड। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं साउंड को। आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है। अगर आप लोगों को किसी भी कोर्स के बारे में डिटेल्स में कुछ जानना है तो यहाँ पे आपके स्क्रीन में जो नंबर फ्लैश हो रहा है, आप लोग इसमें कॉल करके इनके बारे में इन्फो ले सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग साउंड को देखते हैं। लेकिन उससे पहले, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पे पीडीएफ जो है वो काफ़ी बड़ा सड़ा है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल्स में देखने जाएंगे। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहला चीज साउंड, हम लोग साउंड किसको बोलेंगे? ठीक है ना। पहला चीज है कि साउंड, साउंड हम लोग किसको बोलेंगे? देखिए, साउंड, it is a form, it is a form of एनर्जी। ठीक है। तो ये क्या चीज है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। लेकिन कैसे प्रोड्यूस होता है ये? तो ये प्रोड्यूस्ड होता है आप लोगों का प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। ठीक है। प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। ठीक है। एंड प्रोपागेट्स in the form of, propagates in the form of wave। ठीक है। तो साउंड क्या है? साउंड एक तरीके का एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशंस के द्वारा, और प्रोपागेट यानी कि आगे बढ़ता है। कैसे आगे बढ़ता है? वेव की फॉर्म में, है ना। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, प्रोपागेशन ऑफ साउंड। ठीक है ना। प्रोपागेशन, तो ये आगे बढ़ता है कैसे? इन द फॉर्म ऑफ वेव। देखिए, तो साउंड जो है वो आगे बढ़ता है कैसे? इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो वेव के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, वेव कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है ना। वेव कैन बी कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज। कौन सा कौन सा? तो सबसे पहला होगा आप लोगों का मैकेनिकल वेव। तो सबसे पहला होगा आप लोगों का मैकेनिकल वेव, और दूसरा हो जाएगा आप लोगों का नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है। अब ये जो मैकेनिकल वेव है ना, मैकेनिकल वेव किसको बोलेंगे, नॉन मैकेनिकल वेव किसको बोलेंगे? तो देखिए, एक चीज मैकेनिकल वेव में क्या होगा? मीडियम रिक्वायर्ड। ठीक है। मैकेनिकल वेव में मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा, जबकि नॉन मैकेनिकल वेव में नो मीडियम रिक्वायर्ड। हालांकि ये मीडियम से भी चल सकता है, और इसको मीडियम का कोई ज़रूरत नहीं है, पर ये मीडियम में भी चल सकता है। मीडियम में जब ये चलता है तो ये ट्रांसवर्स नेचर में चलता है। और ये वेव्स जो है ना, ये वेव्स कैसे हैं? इनमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करते हैं। फॉर दैट रीजन दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। ये जो वेव है इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे कि गामा हो गया, आप लोगों का एक्स रे हो गया, उसके बाद यूवी हो गया, विजिबल रे हो गया, इंफ्रारेड हो गया, या फिर आप लोग माइक्रोवेव्स। ठीक है ना। तो माइक्रोवेव्स हो गए। तो ये इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मैकेनिकल वेव का। तो मैकेनिकल वेव को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है। कौन सा? एक है आप लोगों का लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और दूसरा है आप लोगों का ट्रांसवर्स वेव। ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसको बोलेंगे? ट्रांसवर्स वेव किसको बोलेंगे?
अब हम लोग इसके ऊपर में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक एकदम सही सही समझ में आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। तो आइए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो चीज़ है, ठीक है। अब सोचिए, सोचिए कि यहाँ पे एक स्पीकर बज रहा है, ठीक है, ये एक स्पीकर है, ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ आदमी खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ आदमी खड़े हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एयर का जो मीडियम है ना, एयर मीडियम है, और एयर का मीडियम में ना कुछ यहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ लेयर में हम लोगों ने इसको तोड़ दिया। तो जब यहाँ से एनर्जी निकलेगा तो ये क्या करेगा, ये पहले वाले लेयर को धक्का मारेगा, ये दूसरे के पास आ जाएगा। तो यहाँ पे कहीं पे बहुत सारे लेयर एक जगह में जमा हो जाएंगे, है कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद बोला गया है कि साउंड का जो प्रोडक्शन है वो मोशन कैसा होता है। तो ये बोला गया है कि साउंड जो है ना, साउंड जो है वो टो एंड फ्रो, वो टो एंड फ्रो मोशन में आगे बढ़ता है। यानी कि पहले वो सामने जाएगा, वापस फिर पार्टिकल जो है अपने पोजीशन में आ जाएगा। यानी कि इसमें पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं होता, इसमें सिर्फ डिस्टरबेंस आगे पहुंचता है। बात समझ में आया, इसमें पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं होता, पार्टिकल सिर्फ आगे जाके डिस्टरबेंस को पहुंचा के फिर वापस अपने जगह में आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ देखिए, अगर मैं देखूं कि पार्टिकल का मोशन, वाइब्रेशन का डायरेक्शन इस तरफ है, फिर वेव किस तरफ जा रहा है, तो वेव भी तो आदमी के तरफ ही जा रहा है ना। तो इसका मतलब जब पार्टिकल का डिस्टरबेंस का डायरेक्शन, ठीक है, जब पार्टिकल का डिस्टरबेंस का डायरेक्शन वेव के डायरेक्शन के पैरेलल होगा, तब इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। बात समझ में आया, ऊपर के नोट में पूरा डिटेल में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये कुछ जगह, जैसे कि ये वाला जगह, ये वाला जगह, ठीक है ना। तो जिन जगहों में एयर गैप एकदम कम होगा या फिर पार्टिकल्स बहुत पास पास आ जाएंगे ना, इनको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और फिर जिन जगहों में, जैसे कि ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, इन जगहों में एयर का गैप ज्यादा है, यानी कि पार्टिकल दूर दूर है, यानी कि डिस्टरबेंस को फैला के पीछे आ रहे हैं ना, इनको बोला जाता है रेयरफैक्शन, इनको बोला जाता है रेयरफैक्शन। तो यहां से हम लोगों को दो चीज पता चला, क्या क्या, कि पहला चीज है कॉन्ट्रैक्शन एंड rarefaction can be observed here, contraction and rarefaction can be observed here। एक ये चीज पता चला, दूसरा क्या चीज पता चला, एंगल बिटवीन particles vibration and waves propagation is 0 degree। जस्ट ठीक है, तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। बात समझ में आया। अच्छा, और इसके साथ यहाँ पे क्या पूछा जाता है, और यहाँ से पूछा जाता है कि बताइए ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है ये कहाँ पे बनेगा। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि दिस कैन बी generated, this can be generated in solid, liquid and gas। यानी कि in all the three mediums, in all the three
मीडियम्स। बोलो, बात समझ में आया? तो आई थिंक कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका है। ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए, बताइए कि हम लोग जो कन्वर्सेशन करते हैं या आपके कानों तक जो साउंड आता है वो कौन सा वेव है? तो रिमेंबर, साउंड इज ऑलवेज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो साउंड वेव क्या है? वो एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। बात समझ में आया? चलिए, तो आई होप कि यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज, मान लो कि ये एक पानी है, बिल्कुल शांत है। ठीक है। अब आपने क्या किया? अब आपने यहाँ पे एक पत्थर फेंक दिया। ठीक है। आपने यहाँ पे एक ऐसा करके पत्थर फेंक दिया, और पत्थर फेंकने की वजह से क्या होगा? पत्थर फेंकने की वजह से वेव बनेगा ना। पानी जो है वो ऐसा करके क्या होगा? पानी जो है ऐसा करके वेव क्रिएट करेगा। करेगा कि नहीं? तो फिर अगर वेव क्रिएट करता है तो देखिए, ये जो जगह है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। अच्छा, इस जगह में बाद में आते हैं। अब देखिए, पार्टिकल का मीन पोजीशन था यहाँ पे। ठीक है। अब पार्टिकल एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। यानी कि पार्टिकल का डायरेक्शन या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। लेकिन जो वेव है वो कैसे जा रहा है? वेव का डायरेक्शन तो ऐसा है ना। तो देखिए, तो ये एक दूसरे के साथ में कितने का एंगल क्रिएट कर रहे हैं? तो ये क्रिएट कर रहे हैं आप लोगों के लिए 90 डिग्री का। तो जब the angle between particles vibration and propagation of wave is 90 डिग्री, तब हम लोग इस वेव को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। तब हम लोग इस वेव को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। बोलिए, समझ में आया? देन द वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। आई थिंक कि आप लोगों को यहां तक क्लियर हो चुका है। अब देखिए, यहां पे हम लोगों को ना कुछ प्रॉपर्टी मिलेगा। क्या प्रॉपर्टी मिलेगा? पहला चीज, पहला चीज क्या मिलेगा हम लोगों को? देखिए, पहला चीज बोल रहे हैं यहां से कि ये कहाँ पे जनरेट हो सकता है। ठीक है ना, ये कहाँ पे जनरेट हो सकता है? तो दिस कैन बी generated in the solids, in the solids and on the upper surface of the liquids. This can be generated in the solids and on the upper surface of the liquids. तो ये गया पहला चीज। दूसरा चीज क्या बोला जा रहा है? दूसरा चीज क्या बोल सकते हैं? एंगल बिटवीन particles vibration and waves propagation इज कितना डिग्री का होगा? तो यहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है। अब इसी के साथ साथ और एक चीज, ये जो ऊपर वाला पोजीशन है ना, इनको बोला जाता है क्रेस्ट, और नीचे वाला जो है इनको बोला जाता है ट्रॉफ। ठीक है। तो यहां से हम लोग फिर फर्दर बोल सकते हैं कि क्रेस्ट एंड ट्रॉफ both can be observed, both can be observed in transverse
waves, ठीक है। तो both can be observed in transverse waves। तो ये हो गया हम लोगों के पास में कुछ पॉइंट्स, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ। तो आइए हम लोग एक काम करते हैं कि एक हम लोग क्लियर ड्राइंग बनाते हैं, ताकि मैं कुछ चीज़ों को आप लोगों को समझा सकूं, ठीक है। तो हाँ, अब यहाँ से अगर मैं एक वेव को ऐसा करके निकालूं, ठीक है। अब देखिए, बात है कि वो वेव जो है ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर पूरा घूम के फिर यहाँ से स्टार्ट होगा। तो देखिए, ये जो फेज है ना, दो सिमिलर फेज है जहां से वेव आपका क्या हो रहा है, जहां से वेव आपका स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो ये जो फेज है ना, तो देखिए, एक वेव को कंप्लीट होने में, एक वेव को कंप्लीट होने में जितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, इसको कहा जाता है वेवलेंथ। बात समझ में आया। एक वेव को कंप्लीट होने में जितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, इसको बोला जाता है वेवलेंथ, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए कि यहां से ये जो वेव यहां से बन गया, यहां से आ रहा है, अभी यहां से गया, अभी यहां पे जाके कंप्लीट हुआ। तो ये जो वेव है, इसको यहां से यहां तक जाने में कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगा होगा, है कि नहीं। तो कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगा होगा, तो इसको जो टाइम लगा है उसको हम लोग कहेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे टाइम पीरियड। और एक सेकेंड में जितना आपका ऑस्किलेशन बन रहा है, यानी कि ये एक कंप्लीट ऑस्किलेशन है जो कि कंप्लीट साइकिल है, एक सेकेंड में जितना साइकिल बनेगा, उसी चीज को तो हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हम लोगों के लिए मेनली क्या क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा, उसके बाद में क्या रहेगा, टाइम पीरियड रहेगा, और क्या रहेगा, और रहेगा वेवलेंथ, और रहेगा वेवलेंथ, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम लोग नोट्स पे नजर डालते हैं। देखिए, तो साउंड के बारे में यहाँ पे बताया गया है, और ऊपर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है, बोला गया है कि एम्पलीट्यूड किसको कहेंगे, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। किसको बोलेंगे, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ से हम लोगों को मिलेगा, तो देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये जो पार्टिकल ने यहाँ पे जो अपना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखाया है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड, ठीक है। फिर टाइम पीरियड, एक वेव को यहाँ से क्लियर होने में जितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका। फेज, कोई भी पार्टिकल वो अपने क्रेस्ट में है या अपने ट्रॉ में है, तो ये चीज डिस्क्राइब करता है हम लोगों को फेज। वेवलेंथ, पार्टिकल को अपना एक साइकिल या एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में जितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, इसी को हम लोग बोलेंगे हम लोग वेवलेंथ, ठीक है। समझ में आया। अच्छा, और एक सेकेंड में द नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस एग्जीक्यूटेड बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, इसी को कहते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब मैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर में बेस करके अब मैं यहाँ से कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दिया आप लोगों को, अ सिस्टम प्रोड्यूसेस 4 oscillations in 12 seconds. Calculate the frequency and time
पीरियड। अब देखो यहाँ से कैसे करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो तो बोला ये जा रहा है कि 12 सेकेंड में 4 ऑस्किलेशन बन रहा है। ठीक है ना, तो 4 ऑस्किलेशन में आपको लग रहा है 12 सेकेंड। तो एक ऑस्किलेशन में कितना टाइम लगेगा, 12/4 यानी कि 3 सेकेंड। तो ये निकल गया हम लोगों का टाइम पीरियड। ठीक है, फिर बोला गया था फ्रीक्वेंसी में कि 1 सेकेंड में द नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस एग्जीक्यूटेड इन 1 सेकेंड। तो फिर 12 सेकेंड में आप लोगों का फ्रीक्वेंसी बन रहा है, ऑस्किलेशन बन रहा है 4। 1 सेकेंड में कितना बनेगा, 4/12, यानी काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। अब देखो टाइम निकल के आया आप लोगों के पास में 3 सेकेंड और फ्रीक्वेंसी निकल के आया 1/3 हर्ट्ज। ठीक है ना, टाइम पीरियड को हम लोग यहाँ पे सेकेंड में मेजर करते हैं, वेवलेंथ इसको हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज में मेजर करते हैं। तो क्या आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है, यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है आप लोगों के पास में 3 सेकेंड, और यहाँ पे कितना है 1/3 हर्ट्ज। तो थोड़ा सा अगर हम लोग इसके न्यूमेरिक वैल्यू पे नजर डालेंगे तो हम लोग क्या यहाँ से कह सकते हैं, क्या हम लोग यहाँ से इस चीज को कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। frequency is equal to 1/t, and this is also the relation between frequency and the time period. I hope कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका है, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछेगा, आप लोगों का आंसर मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में ही। ठीक है, आई रिपीट, अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई किसी भी तरीके का एग्जाम रिलेटेड या कोर्स रिलेटेड क्वेरी है तो आप लोगों के स्क्रीन में जो नंबर आ रहा है यहाँ पे आप लोग फ़ोन करके क्वेरी को कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं साउंड के क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, चलिए तो देखिए साउंड को हम लोग 3 श्रेणी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, साउंड को हम लोग 3 श्रेणी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3। कैसे, बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो पहला श्रेणी में जो आएगा वो हो जाएगा आप लोगों का इंफ्रासोनिक, दूसरे में जो आएगा ये हो जाएगा आप लोगों का ऑडिबल, और तीसरे में जो आ जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का अल्ट्रासोनिक। ठीक है, इंफ्रासोनिक किसको बोलेंगे, ऑडिबल किसको बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक किसको बोलेंगे, हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। ठीक है, जिनका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है उनको हम लोग बोलेंगे इंफ्रासोनिक। ऑडिबल किसको बोलेंगे, हैविंग फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, यस 20,000 हर्ट्ज। इसको हम लोग बोल सकते हैं फर्दर 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है ना, क्योंकि 1000 से डिवाइड करने पर हम लोगों को किलो मिल जाता है। और अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक किसको बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक होगा ग्रेटर देन, फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर ग्रेटर देन रहे किसके, 20,000 हर्ट्ज के या फिर 20 किलो हर्ट्ज के। बात समझ में आया। ठीक है, और एक क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड मैनर में पूछा जाता है, कुछ कुछ हाई लेवल के, वहां पे पूछा जाता है कि जो इन्फेंट्स हैं, ठीक है ना, इन्फेंट्स का ऑडिबल रेंज पूछा जाता है, तो ये कितना होगा, तो इन्फेंट्स का ऑडिबल रेंज होगा आप लोगों का 20 हर्ट्ज से 25 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 25 किलो हर्ट्ज। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रहा है। बोलिए समझ में आया,
यहाँ तक समझ में आया? कोई भी प्रॉब्लम बताइए। ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट जगह में। यहाँ पे साउंड से रिलेटेड बहुत सारे फिनोमिना दिए हुए हैं, पर हम लोग कुछ पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ के चल रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नोट्स जो है वो आप लोगों के पढ़ने के लिए ही होता है। ठीक है, पर एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा अपने तरीके से करना चाहूँगा, क्योंकि इससे आप लोग रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग अगर बात करें स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड, तो देखिए स्पीड ऑफ साउंड में कितना होगा। तो हम लोगों को एक चीज मालूम है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। पर बात यह है कि साउंड के केस में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कौन बनाता है? ये डिस्टेंस तो ये वेवलेंथ है, ठीक है ना। और टाइम, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि जो डिस्टेंस के लिए मैं वेवलेंथ को लिख सकता हूं और नीचे में मैं टाइम को लिख सकता हूं, ठीक है ना। फिर इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं लैम्डा इनटू, यानी कि लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, लैम्डा इनटू, अब टी को मैं 1/t लिख सकता हूं ना। फिर मैंने कुछ देर पहले क्या बताया कि जो फ्रीक्वेंसी है ना वो किसके बराबर होता है? 1/t के बराबर होता है। ये तो मैंने आप लोगों को प्रूफ कर दिया कुछ देर पहले। तो फिर लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो फिर साउंड का स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा? साउंड का स्पीड निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। बोलिए समझ में आया कि नहीं? चलिए, ये गया पहला चीज। इसके बाद में मेजर, इसके बाद में और एक चीज पे हम लोग बात कर लेते हैं। थोड़ा सा जगह को क्लियर करते हुए, ठीक है, थोड़ा सा जगह को क्लियर करते हुए देखिए, बात करेंगे इंटेंसिटी के ऊपर। ठीक है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी किसको, इंटेंसिटी क्या है या फिर किसको बोलेंगे? देखिए एक चीज, इंटेंसिटी जो है ना ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपके लाउडनेस के साथ में। ठीक है, अब मैं इसको कैसे जस्टिफाई करता हूं? देखिए, इट इज इट इज the amount of energy, it is the amount of energy, it is the amount of energy that hits our eardrums, that hits our ear ड्रम्स। ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट हिट्स आवर ईयर ड्रम्स। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, अच्छा, अब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लाउडनेस, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए मैं अगर चिल्ला के बात करूंगा तो आपको लगेगा कि ज्यादा जोर से सर चिल्ला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी है ना वो एनर्जी ज्यादा अमाउंट में जा रहा है और आपके ईयर ड्रम को ज्यादा जोर से हिट कर रहा है। बात समझ में आया? तो यही चीज है। अच्छा, अब इसको कैसे मेजर किया जाता है? देखिए, तो इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है? तो एसआई यूनिट है इंटेंसिटी का डेसिबल। ठीक है, डेसिबल, डेसी का मतलब होता है 10, और ये जो बेल शब्द है
ये जो बेल शब्द है ये कहाँ से आया है? तो ये आप लोगों का ग्रैहम बेल के नाम से लिया गया है। ठीक है, ग्रैहम बेल 10 घंटे को 10 यूनिट वॉल्यूम के घंटे को बजाने की वजह से जो साउंड जनरेट होता है इसी को कहा जाता है डेसिबल। समझ में आया? अब कुछ 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 चीज़ें हैं जिनका जिनका आप लोगों को जिनका आप लोगों को थोड़ा सा इंटेंसिटी जान के रखना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जिनका आप लोगों को इंटेंसिटी जान के रखना चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू से, किसका? एग्जाम का। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं ब्रीथ, ठीक है, सांस लेने का, तो इसका जो इंटेंसिटी होता है ये होता है कितना? 10 डेसिबल का। ठीक है, अगर मैं बात करूं आप लोगों के विस्पर करने का, अगर मैं बात करूं आप लोगों के विस्पर करने का या कि धीरे धीरे बात करने का, ये होता है 20 डेसिबल। बात समझ में आया? ठीक है, अच्छा अगर हम लोग बात करें कन्वर्सेशन का, तो ये हो जाएगा हम लोगों के पास में 50 टू 60 डेसिबल। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग बात करें डेंजरस, ठीक है, तो ये हो जाएगा मोर देन 80 डेसिबल। ठीक है, अबव 80 डेसिबल, अबव 80 डेसिबल। और अगर हम लोग बात करें कि पेनफुल, अगर हम लोग बात करें पेनफुल और कॉज ऑफ डैमेज, पेनफुल या फिर कॉज ऑफ डैमेज, तो ये हो जाएगा कितना? अबव 130 डेसिबल। तो बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो हमारे पास में आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? पहला तो हम लोगों ने वेव के बारे में देखा, दूसरा हम लोगों ने देखा स्पीड के बारे में, ठीक है, तीसरा हम लोगों ने देखा आपका इंटेंसिटी के बारे में। ठीक है, अच्छा अब स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ देखा, स्पीड ऑफ साउंड। आइए यहाँ से हम लोग और एक चीज़ देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से और एक चीज़ को देखते हैं। तो देखिए स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर में बेस करके साउंड को फर्दर कुछ श्रेणी में डाला जाता है। ठीक है, तो एक है आप लोगों के पास में सबसोनिक, दूसरा है ट्रांससोनिक, सबसोनिक, ट्रांससोनिक, उसके बाद सुपरसोनिक, और फिर है आप लोगों के पास में हाइपरसोनिक। बात समझ में आया? और इनके ऊपर में बेस करके आप लोगों के पास में और एक कॉन्सेप्ट आएगा, दैट इज मैक नंबर। ठीक है, इसके ऊपर में बेस करके आएगा मैक नंबर। लेस देन 1 होता है, इक्वल टू 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, ग्रेटर देन 1 होता है, और आप लोगों का होता है ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब हम लोग मैक नंबर के ऊपर में नेक्स्ट दिन चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि साउंड के क्लास में साउंड से रिलेटेड थ्योरीज जो हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और उसके लिए हम लोग अलग सेगमेंट में रख रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुका है। तो पहला चीज़ हम लोगों ने जो देखा वो था कि साउंड क्या है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि साउंड का चाल कैसा है, साउंड कैसे आगे बढ़ता है वेव की तरह। फिर हम लोगों ने देखा कि जो साउंड है वो
किस तरीके का वेव है। फिर हम लोगों ने वेव्स के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी के ऊपर में थोड़ा सा डिस्कस किया, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, सबसोनिक। इसके बाद फिर हम लोगों ने इंटेंसिटी के ऊपर में डिस्कस किया। उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूँगा पीडीएफ नोट जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को स्टिल किसी तरीके का कन्फ्यूजन रहता है या किसी तरीके का डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, यहाँ से आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा या फिर क्लियरिफाई कर दिया जाएगा। समझ में आया? तो आज के लिए हम लोग सेशन को यहीं तक रखेंगे। और जाने से पहले और एक बार कहना चाहूँगा कि अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसी के साथ साथ अगर कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो जो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है इसमें आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।